प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड के इकोनॉमिक्स सेकंड पेपर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक का नाम है प्राचीन आर्थिक विचार। प्राचीन आर्थिक चिंतन के जो प्रधान केंद्र थे उनमें उनका अध्ययन केंद्र भारत, मध्य एशिया, यहूदी राज्य, यूनान एवं रोम थे। इनमें प्राचीन भारतीय जो आर्थिक चिंतन के बारे में काफ़ी विस्तार से इनमें अध्ययन किया गया। यहाँ इतना ही बताना पर्याप्त होगा कि जैसे भारत में वेद, उपनिषद, आरण्य, ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ, पुराण, बौद्ध साहित्य आदि में भी प्राचीन आर्थिक विचारों का विस्तार से अध्ययन किया गया। इनमें हम सबसे पहले जो आर्थिक विचार लेते हैं उसमें है हिब्रू का आर्थिक विचार। हिब्रू का आर्थिक विचार जिसे हम यहूदी का आर्थिक विचार भी कहते हैं। अरब के उत्तर तथा मिस्र के पूर्व में आज एक छोटा सा देश है जिसे यहूदियों का देश इजराइल कहा जाता है। आज से 1000 वर्ष पूर्व इस स्थान पर रहने वाले लोगों के समाज को हिब्रू समाज कहा जाता था। यानी आज जो इजराइल है, पूर्व में इस इजराइल को हिब्रू समाज के नाम से जाना जाता था। उस समय यहूदी सरकार व शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जनता के द्वारा कानून का पालन कराना था। जीवन का लक्ष्य मूसा के आदेश का पालन करना था। उस समय कृषि उद्योग, व्यापार, ब्याज, श्रम व मजदूरी, उत्तराधिकार आदि विषय के संबंध में लोग निर्धारित नियमों का पालन करते थे। मानी हिब्रू के साम्राज्य में यहूदी सरकार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, जो शिक्षा जो प्रदान की जाती थी उसका मुख्य उद्देश्य था कि वहाँ के नागरिकों के द्वारा राजा के कानून का पालन कराना, और जीवन के लक्ष्य मूसा के आदेश का पालन करना था। इसमें उस समय कृषि उद्योग, व्यापार आदि को बढ़ावा देने के लिए, आदि के विकास के लिए नियम बनाए गए और उन नियमों की पालना सभी नागरिकों के लिए आवश्यक थी। एरिक रोल के अनुसार आज के वैज्ञानिक विचार से अधिक हिब्रू के विचार अधिक प्रभावशाली थे और एक अर्थ में उनका प्रभाव अभी भी समाप्त नहीं हुआ। हिब्रू के जो विचार थे उनमें सबसे पहला है कृषि की प्रधानता। यानी कृषि पर उन्होंने क्या विचार दिए। यहूदी समाज कृषि कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता था। कृषि कार्य करने वाले व्यक्ति को समाज और धर्म के लिए सबसे ऊंचा स्थान दिया गया, सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता था। उस समय कहा जाता था कि यदि व्यापार अधिक लाभ देता है पर ये एक क्षण में खोए भी जा सकते हैं, अतः कभी भी भूमि खरीदने में मत झिझको। मनी इब्रू ने कहा था कि व्यापार से हम अधिक लाभ कमा सकते हैं, लेकिन ये लाभ कभी भी हम गंवा सकते हैं। इसलिए उन्होंने कृषि पर ज़्यादा जोर दिया। इसलिए व्यक्ति को भूमि खरीदने पर झिझकना नहीं चाहिए। आज भी हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति यदि अपने पैसा का निवेश करता है तो ज़मीन में जो निवेश करता है, भूमि खरीदने में जो निवेश करता है, उसको वो सुरक्षित मानता है। नेक्स्ट है संपत्ति और संपत्ति का अधिकार। इसमें संपत्ति में भूमि, पशु, चांदी के टुकड़ों, गुलाम आदि में मापा जाता था। इन सब में भूमि का महत्व अधिक था। खान बदोश जीवन से तंग आकर लोग गांव में बसकर खेती करते थे। मानी संपत्ति के अधिकार में लोगों को भूमि, पशु, चांदी के टुकड़े, गुलाम आदि को रखने का अधिकार था। उत्तराधिकार का नियम। उस समय भी उत्तराधिकार के नियम में रिश्ते के निकटता के आधार पर बनाए जाते थे। जो व्यक्ति जितना समीप का रिश्तेदार होता था उसका संपत्ति प्राप्त करने का उतना ही अधिकार है। आज भी यही है। उत्तराधिकार के नियम में यदि किसी के कोई संतान नहीं है तो उसका जो भी निकटतम व्यक्ति होता है उसी को उत्तराधिकारी माना जाता है। ब्याज के क्या नियम थे। हजरत मूसा के अनुसार उधार पर ब्याज लेना वर्जित था, उसे पाप माना जाता था क्योंकि ये अमानवीय था। परंतु धीरे धीरे व्यापार वाणिज्य के विकास होने पर लोग उत्पादक कार्यों के लिए उधार लेने लगे।
परंतु अति ब्याज को रोकने तथा ऋण व ऋणदाता के आपसी संबंधों को नियंत्रित करने के लिए कुछ नियम बनाए गए। इब्रू ने उधार पर ब्याज लेना प्रारंभ में क्या माना, वर्जित माना। लेकिन यदि वही उधार कोई वाणिज्य कार्य के लिए, कोई उत्पादक कार्य के लिए या लंबे समय तक उधार लिया जाता है तो उस पर ब्याज लेना स्वीकारा। लेकिन अति ब्याज पर इब्रू ने रोक लगाई, ब्याज के भी कुछ नियम बनाए गए। नेक्स्ट है वस्तुओं की उचित कीमत, अधिक लाभ का निषेध। वस्तुओं की भी कीमतों का निर्धारण किया गया। यदि कोई अधिक लाभ कमाता है, ऊंची कीमत पर बेचकर लाभ कमाता है तो उस पर भी रोक लगाएगी। ऊंची कीमतों के अलावा मिलावट, कम तोल आदि को वर्जित किया गया। लाभ की अधिकतम सीमा 66.4% निर्धारित की गई। व्यापार में मुनाफाखोरी को कम करने के लिए वस्तुओं का निर्यात करना तथा संग्रह करना कानूनी विरुद्ध माना गया, जो आज भी इसको हम अपनाते हैं कि आज भी यदि कोई मिलावट करता है, कम तोलता है, वस्तुओं का संग्रह करता है, ऊंची कीमत पर वस्तु को बेचता है तो वो भी कानूनी रूप से अपराध है। नेक्स्ट है सप्तवर्षीय तथा जुबली वर्ष की व्यवस्था। यहूदी समाज में 6 वर्ष खेती करने के बाद 1 वर्ष के लिए भूमि को प्रति रखने का नियम था। ऐसा भूमि की उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए आवश्यकता। ये नियम ऋण के नियमों में भी लागू था। 7वें वर्ष में ब्याज वर्जित किया गया। 50वें वर्ष की जुबली वर्ष माना जाता था। इस वर्ष में भूमि को विक्रेता द्वारा क्रेता को वापस करना होता था। भूमि का असली मालिक राजा होता था। तो भूमि का जो असली मालिक किसे माना गया था, राजा को माना गया था। ये भूमि पर 6 वर्ष लगातार खेती करने के बाद में उसको पड़ती रखा जाता था, मन इसमें खेती नहीं की जाती थी, क्योंकि उसको 1 साल उसको खाली रखकर उसकी उपजाऊपन क्षमता को बढ़ाया जाता था। आज भी हम देखते हैं कि एक किसान अपनी भूमि की उपजाऊपन बढ़ाने के लिए उसको पड़ती रखता है। तो इब्रू ने जो आर्थिक विचार दिए उसको हम आज भी हम काफ़ी व्यवहारिक रूप से उसको अपनाते हैं।